जमीन तो छीन ली, अब आसमान रहने दे। अरे वाह, जमीन तो छीन ली, जमीन तो छीन ली, अब आसमान रहने दे। दिले हजी में सफक का गुमान रहने दे। अरे वाह, और हर एक ईंट में पोशीदा है मेरी तहजीब। पुरानी शक्ल में मेरा मकान रहने दे। और तमाम उम्र मुसाफत में अपनी गुजरी, तमाम उम्र मुसाफत में अपनी सफर में तो अपने रुख पे सफर की थकान रहने दे। यही तो आखिरी हरबा बचा है मेरे लिए, खुदा के वास्ते मुंह में जबान। वाह। नमस्कार, मैं कुमार रविंद्र। दोस्तों, आज आरा के एक प्रसिद्ध उर्दू साहित्यकार, इतना ही नहीं, ये कई पुस्तकों के लेखक भी हैं और काफी समय से आरा के या आरा के बाहर मुशायरों में आते जाते रहे हैं। आज हम एक ऐसे ही जनाब इम्तियाज अहमद दानी से मिलाने जा रहे हैं। इनसे आज मौजूद जो हालात है देश की, राजनीतिक सामाजिक जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई है, इसी पर इनसे हम आज चर्चा करेंगे और इनसे कुछ गजल भी सुनेंगे। तो आइए, देर न करते हुए हम आपको इनसे मिलाते हैं। दानी जी, नमस्कार। आपकी चर्चा हमने बहुत सालों से सुन रखा है, कई मुशायरों में जाते रहे हैं और आपके शेर भी बहुत अच्छे लगते रहे हैं। तो मैं अभी शुरुआत आपको यही तो करना चाहूँगा कि आप उर्दू साहित्य के क्षेत्र में कब से, कैसा, क्या सफर रहा आपका शुरुआत का? मैंने अपना साहित्यिक सफर तकरीबन 14 वर्ष से शुरू किया और उस वक्त मैं बचपन में हिंदी पत्रिकाएं, पराग, नंदन, ये सब पढ़ा करता था। तो जब मेरी उम्र 14 साल की थी तो इसके मुख्य पृष्ठ पर आता था कि शीर्षक बताओ। तो मैंने जो है 14 साल की उम्र में वो एक 2 बंद लिखे थे। हालांकि उस समय छंद का ज्ञान हमको नहीं था, लेकिन बचपन का दौर था तो टूटी फूटी जबान में लिखे थे कि आए बाबू तुम किस चीज की आस लगाए बैठे हो, ये बक्स हमारा है जिसको तुम अपना बनाए बैठे हो। आज वो पहले पुरस्कार के लिए जो 2 बंद उसके जो है सिलेक्ट हुए थे, उसमें था कि वो बंद भी हमको याद है कि चिंतन से चिंता बढ़े, चिंता से दुख होए, बक्से की चिंता नहीं अब इसको। तो ये मेरा शुरुआती सफर रहा। उसके बाद हमेशा जो है रुचि रही उर्दू साहित्य से भी, हिंदी साहित्य से भी, और पत्र पत्रिकाओं को पढ़ता रहा। लाइब्रेरी में जाना भी मेरा हमेशा का माहौल रहा। बाल हिंदी पुस्तकालय में, नागरिक प्रसारणी में, उस समय मिल्की मोहल्ले में भी एक लाइब्रेरी हुआ करती थी, MS उर्दू लाइब्रेरी, जिसमें बहुत वरिष्ठ साहित्यकार आते थे। तो उनसे भी प्रेरणा मिली। उसके बाद लिखने लगा मैं। तो लिखने लगा तो उस समय छंद मन का ज्ञान नहीं था, तो हम अधिकतर कहानियां पढ़ता था। तो कहानी लिखना शुरू किया। उसके बाद लिखते लिखते क्या हुआ कि एकाएक मेरा ध्यान थोड़ा संगीत पे रहा। अच्छा, संगीत की ओर? हाँ, संगीत की ओर बढ़ा। तो हमारे यहाँ उस्ताद कलम खां, और बहुत अच्छे उस्ताद थे। तो उसमें उनसे मैंने बांसुरी सीखना शुरू किया। तो अभी उन्होंने सरगम हमको सिखाया था, और सरगम को उल्टा बजाना सिखाया था। सरगम को उलट करके बजाना, हाँ, ये रियाज होता है संगीत। अच्छा। और उसी समय उन्होंने राग का ज्ञान करवाया। तो राग भैरव क्या है, धरवी क्या है, विनो विहार क्या है, दरबारी क्या है, तो ये सब थोड़ा राग का ज्ञान हुआ। लेकिन मेरी साधना उस समय अधूरी रह गई, जब वो करीब जो है 1.5 साल के बाद उनको देहांत हो गया। अब बचपन का जमाना था, थोड़ी भटकाव की स्थिति थी, लेकिन जो मेरा यहाँ का माहौल था थोड़ा साहित्यिक था। आरा का हालांकि
बहुत साहित्यिक माहौल बहुत 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 रहा, शुरू से रहा, हाँ, बहुत उग्र हुई। हम्म, तो जो साहित्यकार थे, उनके लड़के थे, उनसे हमारी दोस्ती थी। तो कुछ पत्र पत्रिकाओं को पढ़ने का थोड़ा सा सिलसिला हुआ। उसके बाद हम पूरी तरह कहानी वगैरह लिखने लगे। लिखते लिखते हमारी जो पहली कहानी जो छपी थी 1987 में छपी थी। एक पत्रिका आती थी दिल्ली से, वो प्रोफेशनल पत्रिका थी, बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड की पत्रिका नहीं थी, लेकिन उसी में छप जाना उस समय के लिए बड़ी कामयाबी बहुत थी। बड़ी थी। ये 1987 में छपी थी, उसका शीर्षक था अभागन। उसके बाद फिर जो है लिखने पढ़ने का सिलसिला रहा। मैं पढ़ता बहुत ज्यादा था। उसके बाद पिताजी का देहांत हुआ तो फिर घरेलू जिम्मेदारियां बढ़ गई। उसके बाद 1998 में एक संस्था बनी है, तजीन अदब। तजीन अदब, इसका मतलब होता है साहित्य को संवारना। हाँ। उसमें उसके में कुछ जिम्मेदारियां भी दी गई हमको। 2000 ईस्वी में हमको उसका सचिव भी बनाया गया। तो बहुत सारे हमारे हिंदी और उर्दू के साहित्यकार रहते थे। हमारे यहाँ एक आरा में पुरानी परंपरा रही है कि खालिस मुशायरे बहुत कम होते हैं। उसमें दोनों भाषाओं के, तीनों भाषा के, ये भोजपुरी भाषा भी, तीनों भाषाओं के रचनाकार रहते थे। तो वहीं की प्रेरणा मिली। उसके बाद शायरी की तरफ हमने कदम बढ़ाया। तो जब कदम बढ़ाया तो लोगों ने, जो यहाँ के वरिष्ठ रचनाकार थे, वरिष्ठ शायर थे, बड़ी उम्मीद भरी नजरों से देखा। और हमारे जो कुर्बान आतिश जी हैं, जिनके निगरानी मैंने जो है मेरे साया मैंने जो है अपना शायरी का आतिश जी हमारे उस्ताद हैं, आपके उस्ताद, हमारे उस्ताद हैं। उसके बाद फिर धीरे धीरे पत्र पत्रिकाओं में छपने लगे और कामयाबी मिलती गई। हाँ, उसके बाद उस समय से जो है 2005 में हमने एक पुस्तक निकाली थी, तिलिस्मी सदा। इसका मतलब होता है जादुई आवाज। ये अंतरराष्ट्रीय स्तर थी, जिसमें देश विदेश के 92 रचनाकार थे। अच्छा। हाँ, जिसकी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसकी प्रशंसा हुई। देश विदेश के पत्र पत्रिकाओं में समीक्षाएं छपी और बहुत सराहा गया मेरे कदम को। इसके बाद इसी तरह जो शायरी है वो कभी सुस्त कभी तेज रफ्तार से चलती रही। अभी जो देश का जो राजनीतिक सामाजिक माहौल है, जो स्थितियां बनी हुई है, जो स्वतंत्रता, मतलब इससे पहले 10 साल पहले जो थी उर्दू शायरी की, जो लिखने की, पढ़ने की, लेकिन आज काफी माहौल बदल चुका है। ऐसे में उर्दू साहित्य का मतलब दशा और दिशा क्या होगा, किस तरह की है? देखिए, जहां तक उर्दू शायरी का ताल्लुक है, उर्दू शायरी और हिंदी शायरी में फर्क ये है। हिंदी शायरी कविताओं में, उर्दू शायरी में अगर कोई शायर शेर कहता है तो वो गजल बहुत अच्छी मानी जाती है, वो शायरी बहुत अच्छी मानी जाती है, जो पर्दे में कही जाती है। जैसे कि गजल का मतलब होता है लड़की से संवाद। अगर लड़की को बरहना कर दिया जाएगा तो थोड़ी देर के लिए वो अच्छी लगेगी, लेकिन उसके बाद उसकी सुंदरता खत्म हो जाएगी। तो गजल एक ऐसी सिंफ है जिसको जितना पर्दा में रखिएगा उतना ही उसके अंदर मानी के दर। तो समस्याओं, जहां तक मेरी समस्याएं हैं, हमारे जो मसाइल हैं, तो वो इशारे और किनाए और कनाए में अब उसका मानी लगाने वाला अंदाजा लगाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उर्दू गजलें हमारी समस्याओं को मलहूज़े खातिर रखकर नहीं कही जाती। और मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई दिल आजादी शायरों के साथ है। दिल आजादी का मसला शायरों के साथ है। शायर आज भी अपना लिखता है, अब उसका जो है मानी और मफहूम का अंदाजा लगाने वाले लगाते रहे। अल्लामा, इसमें कोई नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं महसूस करते हैं। नहीं, पिछले दिनों जो देखा गया कि बहुत सारे उर्दू साहित्यकारों के साथ, लेखकों के साथ, देखिए उसमें क्या है, नहीं, हाँ, तो उसमें हम बताते हैं आपको क्या है। एक शायद दिल्ली में कफिल खान है, हाँ, चाहे जो भी हो मसला हो, हाँ, नहीं जो भी हो। तो देखिए ये क्या है कि ये शेर को की असलियत को समझने
जो आदमी या जो दर्शक शेर को अपने एक, मैंने कहा ना कि एक शेर के कई मानी होते हैं, तो उसने अपने हिसाब से उसको गढ़ लिया। नतीजा हुआ कि उसको समझ में आया कि ये हम पर चोट है। लेकिन सच्चाई ये है कि वो चोट नहीं है, वो एक आईना है। एक देखिए, इस संदर्भ में एक शेर बड़ा मशहूर शेर है जो उर्दू के अखबार में पहले हेडिंग होता था कि न सफेदी के हैं दुश्मन, न स्याही के हैं दोस्त, न सफेदी के हैं दुश्मन, न स्याही के हैं दोस्त, हमको मुझको आईना दिखाना है, दिखा देते। ये जमील मजहरी का शेर। तो साहित्यकार आईना दिखा वही उसका काम है। और रही बात जो आपने कही, तो राजनीतिक दृष्टि से या फिर धार्मिक दृष्टि से, एक बात तो है कि अमूमन ऐसे लोग वक्त के बलाडर में हवा भरते हैं, जो आम फाम बात में बता रहा है, और एक शायर कलम की नोक चुभा कर उसकी हवा निकाल देता है, क्योंकि वो हकीकत पसंद होता है। तो हकीकत तो बहुत तल्ख होता है, यही है। बस वही मतलब कोई भय का माहौल नहीं, हम ना कोई भय का ना ऐसा कुछ माहौल रचनाकार को मेरे ख्याल में आज भी जो लिखे जाते हैं, जैसे पहले लिखे जाते थे, आज भी लिखे जा रहे हैं, उसमें कोई नहीं, उसमें कहीं से कोई ऐसी हम नहीं, एक मेरी अभिव्यक्ति है, हम अपनी अभिव्यक्ति को चाहे पर्दे में करें या खोल के करें, लेकिन गजल के लिए सबसे खुसूसियत गजल की यही मानी जाती है कि चाहे वो इश्क और मासूक की बात हो, चाहे दुनिया के हालात की बात हो, जितने पर्दे में कहे जाए उसके मानी और मफहूम हो। सही बात। दोस्तों नमस्कार। इस न्यूज़ चैनल में संविधान के दायरे में हमेशा जन सरकार के मुद्दे उठाए जाते हैं, इसलिए सब अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। इसमें व्यक्त विचार वक्ताओं के होते हैं, उससे चैनल को कोई लेना देना नहीं होता। धन्यवाद। तो दानिश भाई, सुने कि आप जो किताबें लिखी वो कौन सी है, क्या उसके भाव हैं? जो हमारी जो किताबें आई, पहला गजल संग्रह है खामोशी चीखती। खामोशी चीखती है। अच्छा। ये मेरा गजल संग्रह है। और उसके बाद मैंने एक किताब निकाली जो कोविड के दौरान मैंने लाइव कार्यक्रम चलाया था, तो उस दूसरी किताब निकाली मैंने लम्हों की चीज। और एक किताब का मैं उल्लेख कर चुका हूँ, उसका संपादन किया है। उसके अलावा भी कई साहित्यकारों के गजल संग्रह का मैंने संपादन भी किया है। और यही हमारी है। और अभी जो मेरा जो सफर है वो ये है कि आरा के साहित्यिक इतिहास पर मैं थोड़ा शोध कर रहा हूँ, और तो वो एक काम चल रहा है। और वो काम जो है अब अंतिम चरण में है। वो सफर बहुत लंबा सफर है, बहुत लंबा सफर है। 1700 ईस्वी से लेकर और आज तक 2025 तक जितने भी रचनाकार यहाँ गुजरे, आरा के, हाँ, जितने भी आरा के रचनाकार गुजरे, या वो वैसे भी रचनाकार जिनका जन्म स्थान कहीं ना और है लेकिन आरा में रहे, तो उनको भी शामिल किया गया। हाँ, तो ये पुस्तक बहुत ही मोटी पुस्तक होगी। उनको लगता है कि लगभग 500 पेज से कम की पुस्तक नहीं होगी। हाँ, तो ये काम चल रहा है। और फिर ये गजल उसी में रहे, गाहे बेगाहे शायरी भी हो जाती है। सुनते हैं कि आप बहुत लय में गजल गाते हैं, तो थोड़ा कुछ सुनाया जाए हमारे दर्शकों के लिए। ऐसे तो जब लय में पढ़ना गजल जहाँ तक सवाल है, तो हम लोग मुशायरे तो शायद तो लय में तो न के बराबर पढ़ते हैं, लेकिन हमारे साहित्यिक मित्र या श्रोता कभी कभी इसरार कर देते हैं, तो इसी में थोड़ी बहुत हम भी इसरार कर दे रहे हैं। देखिए, दो बंद सुना देता हूँ मैं। वो हौसला ही कहाँ, वो हौसला ही कहाँ, बाजुओं में जान कहाँ, वो हौसला ही
कहाँ बाजू में जान, कहाँ हमारे हाथ में अब वक्त की कमान, कहाँ हमारे हाथ में अब वक्त की कमान, कहाँ निगाह फेर के उठने लगे हो महफिल से, निगाह फेर के उठने लगे हो महफिल से, सुना रहा हूँ, सुना रहा हूँ तुझे अपनी दास्तान, कहाँ वो हौसला ही कहाँ। गजल के चंद साहब जी, जमीन तो छीन ली अब आसमान रहने दे। अरे वाह, जमीन तो छीन ली, जमीन तो छीन ली अब आसमान रहने दे, दिले हजी में सफक का गुमान रहने दे। और हर एक ईंट में पोशीदा है मेरी तहजीब, पुरानी शक्ल में मेरा मकान रहने दे। और तमाम उम्र मुसाफत में अपनी गुजरी, तमाम उम्र मुसाफत में अपनी सफर में, तो अपने रुख पे सफर की थकान रहने दे। यही तो आखिरी हरबा बचा है मेरे लिए, खुदा के वास्ते मुंह में जबान। वाह, बहुत एक गजल और सुन लीजिए कि क्यों नहीं आखिर तेरी उल्टी हर एक तदबीर हो। अच्छा, क्यों नहीं आखिर तेरी उल्टी हर एक तदबीर हो, जब तेरे मद्दे मुकाबिल खुद तेरी तस्वीर हो। अपने दिल की डायरी को तू पलट कर भी तो देख, खून से लिखी हुई शायद कोई तहरीर हो। हर तरफ लामंजरी है, हर तरफ गहरा सकूत, इस अंधेरे रह गुजर में किस तरह तनवीर हो। और हर कदम हर मोड़ पर देती रही दुनिया पड़े, नफरतों पर क्यों ना अपनी शख्सियत तामीर। इसे तवज्जो चाहूंगा। और इस शेर की बहुत प्रशंसा की थी उर्मिला कौल जी। इससे हमारे दरमियान माँ बेटे का रिश्ता रहा। अच्छा, कि जंग लड़ने में मजा है वाकई जब दोस्त, जंग लड़ने में मजा है अच्छा वाकई जब दोस्त हो, एक तरफ अपना कलम हो एक तरफ शमशी। वाह, एक और गजल सुना। हाँ, ये गजल ऐ नजारूं अच्छा, मुझे गम, ऐ नजारूं मुझे कुछ गम के सिवा याद नहीं, कब मेरे शहर से गुजरी थी सबा याद नहीं। सबा के कहते हैं बसंत की हवा को, बाहर की हवा को। यूं फलक पर तो सितारे थे दरुख्सां, लेकिन राह जुल्मात में कब उभरी ज़िया याद। ज़िया के मतलब रोशनी। तिनके की तरह बिखर ही गया था मेरा वजूद, किन गुनाहों की मिली मुझको सजा याद नहीं। और तेरी हसास मिजाजी पे हंसी आती, एक किस्सा भी तुझे दर्द भरा याद नहीं। अच्छा, इस शेर पर आपकी तवज्जो में चाहूंगा कि वक्त की भीड़ में हम लोग भी कितने गुम हैं। वक्त की भीड़ में हम लोग भी कितने गुम हैं, कौन जिंदा है अभी कौन मरा याद। क्या बात है, क्या बात है। हमने हर दौर में मौसम का असर देखा,
हर दौर में हमने हर दौर में मौसम का असर देखा है। इस कदर मुल्क की बिगड़ी थी फिजा याद में। याद नहीं। वाह हमने हर दौर में वाह। मौसम का असर देखा है। इस कदर मुल्क की बिगड़ी थी फिजा याद नहीं। और ऐ नजारों मुझे कुछ गम के सिवा याद नहीं, कब मेरे शहर से गुजरी थी सवा याद। अरे वाह, बहुत खूब। मतलब इसी आपने जो मौसम का के रूप में जो अपने देश के परिस्थितियों का हालात को जो यही बगल की खसूसियत होती है। हाँ, अब इसको कोई अपने लिए समझ ले तो ये उसकी नादानी है। नादानी है ना। ये अगर कोई अपने लिए वो समझे कि वो मेरे पर लिखा है जी तो वो उसकी नादानी है। और हाँ बोलिए। अच्छा दानिश जी, मतलब आरा का सुनते हैं कि साहित्य, उर्दू साहित्य का जो इतिहास वो काफी पुराना रहा है, तो आपके बारे में, इस बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, आरा के उर्दू साहित्य का जहाँ तक सवाल है, 1700 ईस्वी से 1750 ईस्वी से ऑथेंटिक माना जाता है। और उस पर हमने जो है शोध किया है। एक बहुत मोटी किताब, जतीन किताब आने वाली है। और अगर हम लोग उस पर चर्चा करेंगे तो वही एक शेर बड़ा मशहूर है कि जमाना बड़े शौक से सुन रहा था, हम ही सो गए दास्तां कहते करते। तो उसके लिए एक लंबा वक्त है। आरा को सुनने के लिए, आरा को पढ़ने के लिए कम से कम 6 महीना साल भर वक्त। तो उस चर्चा को कभी हम लोग बाद में कर लेंगे। बस सफीर बेलगरामी जो 1800 जिनका देहांत 1890 में हुआ, उनके 4 पंक्तियों से अपनी बात मैं खत्म करता हूं कि ऐ अहले नजर अजीब जा है आरा, गुलजार है बाग फिजा है आरा, इस बाग को इनकलाब का खौफ नहीं, उल्टे जो इसे तो भी आरा है आरा। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। और इन्हीं को जो है खराज अकीदत पेश करते हुए मैं आपसे दोस्तों, आपने भाई इम्तियाज अहमद दानिश जी के बहुत सारी बातें सुनी, गजलें सुनी। आपको कैसी लगी? आप निश्चित ही लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करेंगे। आदाब।